हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन प्लस वन क्लास है यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम फिर से लेकर के एक बहुत ही शानदार वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं साइंस के एक शानदार टॉपिक की। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक्स में दिक्कत होती है और टॉपिक्स का नाम है बेटा प्रतिबिंब का बनना। जी हाँ, बिल्कुल यही टॉपिक जिसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं कि आखिरकार कैसे होगा और कैसे प्रतिबिंब को बनाया जाएगा। तो क्या होता है, देखिए पिछले वीडियो में हमने समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में पूरी डिटेल जो थी वो डिस्कस कर ली थी। अब आज हम पढ़ने वाले हैं किस प्रकार अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेंगे और उत्तल दर्पण से बनेंगे। आइए कैसे बनते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे बेटा, प्रतिबिंब में हम किरण खींचेंगे। ध्यान से समझेंगे, प्रतिबिंब बनेगा कैसे कि मान लीजिए कोई दर्पण है, उससे प्रकाश की किरण टकराएगी, टकराने के पश्चात वो परावर्तित होगी और परावर्तन के पश्चात अगर दो या दो से ज्यादा किरणें कहीं टकरा करके मिल जाती है, प्रतिच्छेद अगर करती है, तो उस बिंदु पर उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो सवाल ये आता है कि ये किरणें जाएगी कैसे, क्या इनका कोई लॉजिक है, क्या इनका कोई सूत्र है, कोई नियम है? तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, चार प्रकार की किरणों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या है बेटा, ध्यान से समझिएगा कि देखिए ये कोई हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये मान लिया इसका मुख्य अक्ष, क्या हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष। अब जरा ध्यान से समझिए, ये इसका P यानी कि ध्रुव बिंदु, ये इसका F यानी फोकस बिंदु और ये इसका C। होता क्या है बेटा जी, पहली किरण का रूल ये कहता है कि अगर कोई बिंब ऐसा है और उससे कोई समांतर किरण निकल करके आती है, मान लेते ये कोई बिंब है और यहां से समांतर किरण आकर के दर्पण से टकराती है, तो ये जो दर्पण है ये उसको फोकस बिंदु पर केंद्रित कर देगा, अर्थात ये किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, यानी यहां गुजरेगी, ठीक है। दूसरी जो किरण है वो कैसे गुजरेगी बेटा, यही बना देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। दूसरी किरण सोचो, अगर ये फोकस से होते हुए ही दर्पण पे आए, तब ये इस किरण को क्या करेगा, बिल्कुल इसके समानांतर ऐसे सीधा निकाल देगा। आगे बात समझ में। तीसरी जो किरण होती है वो जरा ध्यान से देखिएगा, इसी के ऊपर बना देता हूं मैं। थर्ड किरण ये कहती है कि मान लीजिए वो समांतर भी ना जा पाए और वो फोकस से भी ना जा पाए, तब तीसरी किरण कहां से जाएगी। तो तीसरी किरण देखिए, एक नया डायग्राम ले लेते हैं। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C, और यहां मान लीजिए बिंब है, ठीक है। तो देखो तीसरी किरण अगर मान लेते हैं कहां से गुजरे, C से, तो वो दर्पण पर जाएगी, टकराएगी और वापस रिटर्न में C से ही लौट करके आ जाएगी। यानी कि तीन प्रकार की किरणें हमने पढ़ ली। अब चौथी देखिए, चौथी किरण ये कहती है कि ये यहां से अगर कोई किरण इसके किसी एंगल पर टकराती है, ध्रुव से अगर किसी एंगल पे टकराती है, तो बेटा रिटर्न में वो उसी एंगल से वापस के लौट जाएगी, ठीक है। चार प्रकार की किरणें हम प्रतिबिंब बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी किरणें वो पहले आप समझिए, उसके बाद हम इनका किरण आरेख बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने ये बताया, किरण को हम समांतर लाएंगे और उसके बाद वो फोकस से गुजर जाएगी। हो सकता है हमें ऐसा ना करना पसंद हो, तो हम फोकस से लेकर के आएंगे और वो समांतर निकल जाएगी। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर कोई वक्रता के अंदर C से आती है तो वापस वक्रता के अंदर C पर चली जाएगी। और फोर्थ एंड फाइनल ऑप्शन जो होगा वो ये होगा कि अगर कोई किरण ध्रुव से किसी एंगल पे टकराती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी एंगल से वापस लौट के चली जाएगी। हम इन चारों में से किसी भी दो या तीन किरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दो किरणें कहीं टकरा गई, समझ जाना हमारा प्रतिबिंब बन चुका है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा। कैसे हम प्रतिबिंब बनाएंगे, हमारे पास चार प्रकार की किरणें हैं, किन्हीं भी दो प्रकार की किरणों का हम इस्तेमाल करेंगे और प्रतिबिंब को बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हम किरणों को बनाएंगे। तो देखिए हमें दो तीन बातें यहां पर ध्यान रखनी है बेटा, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये जो प्रतिबिंब हम बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं, तो वो हम बना रहे हैं अवतल दर्पण से। किससे बना रहे हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। देखो इसमें हम कुछ कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, यहां पे मैं लिखूंगा बिंब, जिस वस्तु को हम बना रहे हैं उसको बोलेंगे बिंब। और पहला पॉइंट आपको नोट करना है बिंब की स्थिति। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। तीसरा जो पॉइंट हम नोट करने वाले हैं वो ये है कि बिंब और प्रतिबिंब के बाद में प्रतिबिंब का आकार, और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है प्रतिबिंब की प्रकृति।
तो हर बार बेटा जी हम ये 4 पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे और अभी मैं इसका यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा। देखो सबसे पहले इसमें अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का जो बनना है, इसमें टोटल 6 स्थितियां संभव है। कितनी स्थितियां संभव है? 6। तो आइए समझते हैं। ये देखिए मेरा अवतल दर्पण बना दिया गया है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये P हो गया, F और ये यहां पर हो गया C, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि मान लेते हैं यहां अनंत पर कोई बिंब रखा हुआ है, यानी कि इससे बहुत ज्यादा दूर है, तो बिंब की स्थिति हम कहां मानेंगे बेटा? अनंत पर। कहां मान लेंगे इसको? अनंत पर, ठीक है। अब समझिए, अगर कोई बिंब अनंत पे है तो जाहिर सी बात है बेटा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, और उससे किरणों का कोई पता नहीं है किस हिसाब से आएगी, तो हम आने वाली किरणों को क्या मानेंगे? समांतर। और समांतर अगर किरण कोई इससे टकराएगी तो बताओ परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? अगर किरण समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। पहला पॉइंट। हो सकता है वो किरण यहां से भी आ जाए, मतलब इस तरफ से भी तो समांतर आ सकती है, क्या दिक्कत है? तो अगर वो यहां से समांतर आती है तो फिर से कहां गुजर जाएगी? फोकस से। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ बना कहां? तो प्रतिबिंब जो बना वो कहां बना? फोकस पर, यानी मुख्य फोकस बिंदु पे, ठीक है बेटा जी। ऐसे डायग्राम समझ में आया? बिंब की स्थिति आपको पूछे अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? आप कहेंगे फोकस बिंदु पे बनेगा। अब आपसे पूछेगा आकार बताओ, भाई बिंब मैंने कहा अनंत पे है, बहुत बड़ा है, लेकिन फोकस बिंदु पे देखो बिंदु के आकार का है कि नहीं, तो आप लिखोगे बिंदु के आकार का या बिंदु के समान, ठीक है बेटा जी। अब सवाल आता है प्रकृति। देखो प्रकृति में हम क्या लिखेंगे? मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, प्रकृति का मतलब होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिसको पर्दे पर बनाया जा सकता है, बिंदु रूप अगर देखा जा सकता है, इसका मतलब ये वास्तविक है, और अगर नहीं देखा जा सकता तो आभासी है। अवतल दर्पण के सारे प्रतिबिंब हम देख सकते हैं, तो बेटा आपको बोलना है कि ये कैसा होगा? वास्तविक। और जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सदैव कैसा बनता है बेटा? उल्टा। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? देखो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, बाकी बिंदु में तो आपको भी पता है उल्टा और सीधे का पता चलता नहीं है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा? उल्टा। तो ये 4 पॉइंट आपको नोट करते हुए हैं हर प्रतिबिंब के साथ में। पहला, स्थिति अनंत पे बनेगा, फोकस पे, आकार उसका छोटा होगा, और प्रकृति वास्तविक और उल्टा, और ये डायग्राम आपके सामने है। क्लियर है बेटा जी? अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो मैं इसको यहीं रखता हूं, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब को थोड़ा पास ले आते हैं, तो इसको कहां रखेंगे हम? अनंत व सी के बीच, यानी कि यहां पर ये पीछे अनंत हो गया, ये सी हो गया, अनंत और सी के बीचों बीच में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले किरण समांतर जाएगी तो वो फोकस से गुजर जाएगी, एक किरण हो गई। दूसरी किरण क्या करेंगे हम? यहीं से गुजार देते हैं, देखो सीधी सी से गई और वापस किससे आ जाएगी? सी से आ जाएगी। तो बताओ दोनों परावर्तित होने के बाद किरणें कहां टकरा रही है? यहाँ बिंदु पे। तो इस बार प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, तीर का निशान ऊपर की तरफ है, किरणें यहाँ टकरा रही तो इस तरह बन जाएगा। समझ में आ गई बात? पहली किरण समांतर गुजारेंगे, फोकस से आ जाएगी, दूसरी सी से गुजारेंगे और सी से वापस आ जाएगी। सिंपल सा कट लग गया यहाँ पर, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना? तो प्रतिबिंब बना सी व एफ के बीच। किसके बीच बनेगा? सी व एफ के बीच। आकार कैसा है? देखो बिंदु के समान तो नहीं हो सकता ना आकार, तो आकार हम क्या लिख देंगे बेटा? आकार हम लिख देंगे छोटा, क्योंकि आप देखो इसकी तुलना में छोटा है, और बना कैसा है? वास्तविक और उल्टा। बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ज्यादा चलता नहीं है। एक चित्र में कितना बनाया? तो देखो तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है सी पर। इस बार हम कहां पर लेने वाले हैं इसको? सी पर। ये लो, ये हो गया अपना अवतल दर्पण, ये पी, ये एफ और ये हो गया सी। इस बार मैंने प्रतिबिंब बनाया कहां है? सी। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, सी पर है तो मैंने सबसे पहले समांतर भेजी, और ये किरण कहां से गुजर जाएगी? फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। अब मैं सी से तो भेज नहीं सकता क्योंकि सी पर तो ये खुद है, तो दूसरी किरण में कहां से भेज सकता हूं? दूसरी किरण में फोकस से भेजूंगा, और ये कहां से टकरा जाएगी? सीधी समांतर आ जाएगी। तो बताओ ये डायग्राम कहां बनेगा? ये थोड़ा सा तिरछा बन रहा है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है ना, तो आप अगर स्केल से बनाओगे तो ये बिल्कुल सीधा कहां बनेगा? सी पे बनेगा। अब आप ध्यान से देखना, बिंब कहां रखा था? सी के ऊपर,
प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, सी के ऊपर, सी पर रखा गया था और बन भी कहाँ रहा है, सी पे। इसका मतलब आकार दोनों का क्या है बेटा जी, आकार दोनों का बराबर है। तो ये एकदम एग्जैक्ट डायग्राम आपके ऐसा बन जाएगा। बोलो क्लियर हुई बात? बहुत ही आसान है, आप इसके लेकर के बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, सी के ऊपर एकदम ये सीधा आ जाएगा। अब चलते हैं देखो चौथे के अंदर। ये देखिए, अब हम देखो इसको और पास ले आते हैं। ऐसे एक बार इसको थोड़ा समझते भी जाना कि पहले देखो अनंत पे था, फिर अनंत और सी के बीच में आया, अब सी पे आ गया और अब सी और एफ के बीच में। तो ये कंडीशन नंबर कौन सी है बेटा, 4। तो सी और एफ के बीच में रखते हैं हम, यहां रखेंगे किरण सीधी गई टकरा करके फोकस बिंदु से आ गई, दूसरी फोकस से गुजारेंगे टकरा करके सीधी आ जाएगी। इस बार ये दूर बनेगा, इस बार ये दूर बनेगा, कहां बनेगा, सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच। देखो पैटर्न सेम है, इसमें कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। समांतर किरण गई फोकस से आ गई और फोकस से जाने वाली समांतर आ गई, टकरा कहाँ रही है, दोनों सी और अनंत के बीच में टकरा रही है। बिल्कुल मैं इतना परफेक्टली बना नहीं रहा हूं क्योंकि मैं केवल समझाना चाहता हूं, अगर आप कहोगे तो आपको मैं ट्राई करके भी दिखा सकता हूं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, सी और अनंत के बीच में ये बन जाएगी। बिंब की स्थिति कहाँ है, सी व एफ के बीच, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी है, सी और अनंत के बीच। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हो वीडियो को तो आपको पीछे पता चलेगा कि सर आपने सेकंड कंडीशन ली थी सी और अनंत के बीच, तो उसका बना कहाँ था, सी और एफ के बीच। अब इसका अपोजिट हो गया, मैंने सी और एफ के बीच रखा तो ये सी व अनंत के बीच बन गया। और आकार में इस बार देखो इससे बड़ा, तो इस बार बराबर नहीं होगा, इस बार कैसा हो जाएगा, ये बड़ा, ठीक है। और वास्तविक और उल्टा सेम रहेगा क्योंकि देखो आप उल्टा बन रहे हैं, ठीक है बेटा जी। तो ये हो गए कंडीशन नंबर 4। अब आते हैं कंडीशन नंबर 5 पे। देखो कंडीशन नंबर 5 समझते हैं एक बार। ये P, ये F, ये C। अब इस बार मैंने कहाँ रखा, फोकस पे। भाई देखो अनंत पे था, फिर C और अनंत के बीच में, C पे, C के बीच में, और अब कहाँ गया, F पे। तो पहली कंडीशन, समांतर किरण गई और फोकस से टकरा के बाहर आ गई, ठीक है। दूसरी किरण, फोकस से तो मैं ले जा नहीं सकता, है पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो देखो दूसरी किरण कहां से ले जा सकते हो आप, ऐसे समझो कि ये सी से आ रही है, ऐसे आ सकती है ना, तो आप ये वाली किरण ले जा सकते हो। अब अगर आप इन दोनों किरणों को जरा गौर से देखें तो क्या ये किरणें आपस में मिल रही है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये दोनों किरणें समांतर चली जा रही है। तो हम ऐसा मान सकते हैं, केवल मान सकते हैं, शायद ये किरणें कहां बन जाएगी, अनंत पर जाकर के ये मिल जाएगी। और इसीलिए हम मानेंगे कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पे। और बेटा अगर कोई चीज अनंत पे बन रही है तो मैंने अभी बताया उसका आकार हम क्या मानेंगे, अत्यंत बड़ा मानेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सी वाली किरण समझ में नहीं आ रही कि सर आपने कैसे निकाल दी, तो बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास किरणें 4 थी। चौथी किरण क्या करोगे आप, पी पे डालोगे और इससे ऐसे निकाल दोगे। तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, सी वाली किरण को बोल सकते हो। हमें केवल कितने किरणों की आवश्यकता होती है, 2 किरणों की आवश्यकता। अगर सी वाली समझ में आ गई तो सी वाली ले आओ या फिर पी वाली निकाल लो, फिर भी देखो दोनों समांतर निकल रही है तो हम ये मानेंगे कहाँ मिलेगी, अनंत पे। क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे, तो ये 5वीं स्थिति हो गई बेटा, और अब हम चलते हैं इसकी फाइनल स्थिति के ऊपर। फाइनल कंडीशन देखते हैं बेटा इसकी। फाइनल कंडीशन देखो, कंडीशन नंबर 6। इस बार एफ व पी के बीच में, किसके बीच में, एफ और पी के बीच में। यहां कर देता हूं मैं फॉर्मेटिंग, देखो पी, एफ और सी, ये रहा अपना बिंब, ठीक है। तो देखो सॉरी, एफ पे थोड़ी है, एफ और पी के बीच में, तो यहां रहा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, पहली किरण पी से गई और पी से होकर के वापस आ गई, किसी एंगल पे गई, किसी एंगल पे वापस आ गई। लेकिन दूसरी किरण कहां से निकालूं भाई, अगर मैं ऐसा समझो कि अगर समांतर को जानूंगा तो फोकस ऐसे तिरछी होकर कट के थोड़ी ना आएगी, अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि बीच में तो ये खुद आ जाएगा तो किरण को अपने अंदर से आर पार नहीं होने देगा। तो थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस रखना पड़ेगा। तो सर अब दूसरी किरण कहां से गुजारे, तो मैंने कहा दूसरी किरण ऐसे करो, यहां से गुजार दो, मानते हैं सी से गुजर रही है। लेकिन अब आप अगर इन दोनों किरणों को ध्यान से देखेंगे तो आप ये सोचेंगे
कि सी से निकलने वाले किरण और पी से निकलने वाले किरण, आप देखो इनके बीच में यहाँ तो गैप कम है और जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ती जा रही है इनके बीच का जो गैप है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब दूरी जैसे जैसे बढ़ रही है गैप बढ़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये किरणें जितनी ज्यादा दूर आप लेकर के जाओगे उतनी ये और ज्यादा फैल जाएगी, मतलब मिलने की संभावना बिल्कुल खत्म, ये आगे जाके नहीं मिलेगी। तो हम क्या सोचते हैं कि भाई इधर तो मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि अगर मैं इस किरण को ऐसे पीछे की ओर बढ़ाऊं, ठीक है, तो शायद ये किरणें दर्पण के पीछे कहीं ना कहीं जाकर के मिल सकती है। ये केवल हम फील करेंगे क्योंकि दर्पण के पीछे तो हम जा ही नहीं सकते ना, कांच के आर पार थोड़ी ना जाएंगे। हम केवल ये मानते हैं कि शायद अगर इस कंडीशन पे ये रखा जाए तो फिर ये दर्पण के पीछे जाकर के बन सकती है। अतः प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछे तो आप क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे। ठीक है बेटा। आकार अगर आप पूछे तो इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा। और इसमें देखो किरणें हकीकत में मिल नहीं रही है, मैंने डैश डैश करके लिया है इसको, इसका मतलब आप लिखेंगे ये कैसा बन रहा है, आभासी। और आप देख भी पा रहे हैं आभासी के साथ में कैसा बन रहा है, सीधा। बताओ बेटा आगे क्या बात समझ में, किसी को अगर इस कंडीशन में कोई दिक्कत है तो बताइए। आशा करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को ये समझ में भी आया है। और अब हम चलते हैं आगे। तो बेटा अवतल दर्पण से हमने 6 स्थितियां देख ली है। इन 6 स्थितियों के अलावा कोई सवाल नहीं बनेगा, आपको बस ये स्थितियां याद करनी है। अब जरा गौर से देखिए, अवतल दर्पण की जगह हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लेंगे अब हम, उत्तल दर्पण लेंगे। ठीक है, तो देखो उत्तल दर्पण ऐसे बनता है, ठीक है, ये लो, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका F और ये हो गया इसका C। ठीक है, प्रतिबिंब सदैव इधर रखा जाता है। तो हम ये मानेंगे स्टार्टिंग में पहली कंडीशन में कि प्रतिबिंब कहाँ है बेटा, अनंत पर। ठीक है, तो देखो किरण आएगी और ये इसको फैला देगा, फिर से कोई किरण आएगी फिर से ये इसको फैला देगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी हम पढ़ चुके हैं, किरणों को फैला देगा। तो हम ये मानेंगे कि किरणें अगर मैं पीछे की तरफ डैश डैश करके बढ़ाऊं तो ये इन किरणों को कहाँ फोकसित कर देगा, फोकस पे। अतः बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। आकार बिंदु के समान। और मैं पूछूं आभासी बनेगा या उल्टा या वास्तविक, तो आप क्या जवाब देंगे, ये बनेगा सर आभासी और सीधा, क्योंकि पीछे बन रहा है देखो डैश डैश करके, इसका मतलब आभासी है और आभासी सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो ये हो गई इसकी कंडीशन नंबर 1। क्लियर है बेटा जी। अब बात करता हूँ कंडीशन नंबर 2 की, और विशेष बात रखना इसमें केवल 2 ही कंडीशन होती है। क्यों, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्या डिसाइड नहीं कर सकते, स्थिति को, क्योंकि एफ सी उधर रह गए। उधर क्यों रह गए, क्योंकि गोला ये रहा, देखो समझो स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि ये गोले का भाग होते हैं, तो ये इस वाला मुंह है, तो बताओ इस गोले का सेंटर सी इस तरफ होगा और एफ भी इस तरफ होगा, क्योंकि ये केंद्रित भी इस तरफ करता है। तो मैं इधर दूरी कैसे नापूं, एफ और सी के बीच में यहाँ तो लिख ही नहीं सकता, क्योंकि बिंब हमने पढ़ा था सदैव किस तरफ रखा जाता है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हमने पढ़ा था ना, बिंब सदैव किस तरफ रखा जाता है, इस तरफ, बाईं तरफ। तो बाईं तरफ हमारे पास नापने के लिए कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम कंडीशन क्या लेंगे बेटा कि यदि बिंब कहाँ हो, निश्चित दूरी पर। बिंब कहाँ हो, निश्चित दूरी पर। अब हम क्या करेंगे, निश्चित दूरी की एक कंडीशन ले लेते हैं, यानी कि कहीं भी बिंब मान लेंगे। ठीक है, कहीं भी मान लेना जहां भी आपकी मर्जी हो। तो देखो ये रहा अपना उत्तल दर्पण, ये रहा मुख्य अक्ष, ये F और ये C। F थोड़ा सा पास में कर लेते हैं क्योंकि F और C में बराबर सा गैप होता है। ठीक है, अब यहां मान लीजिए ये रहा अपना बिंब। ठीक है, तो देखो पहली किरण ऐसे गई और ये इसको फैला देगा। हम कंसिडर करेंगे कहां से गुजर रही है, ये लो F से। सेकंड कंडीशन अब देखना हमारे पास में, सेकंड कंडीशन में मानेंगे कि ये किरण देखो ऐसे गई और ये इसको फिर से फैला देगा, लेकिन हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये किरण तो हमने किस पर भेजी थी, ये किरण तो हमने किस पर भेजी थी बेटा, सीधा डायरेक्ट हमने टारगेट किसको किया था, इस किरण का हमने डायरेक्ट टारगेट किया था किसके ऊपर, सी के ऊपर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना कि बताओ कहाँ टकराया ये, यहाँ। तो बताओ इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, एफ और पी के बीच में। किसके बीच में बन जाएगा ये, एफ और पी के बीच में। अब आप ध्यान से देखेंगे, बताओ छोटा बना है कि बड़ा, तो छोटा बना है। और आभासी बना है या फिर वास्तविक, तो देखो सीधा दिख रहा है, इसका मतलब ये आभासी और सीधा बनेगा। बताओ कोई बात जिसमें आप लोगों को दिक्कत हो।
उम्मीद करता हूँ सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं क्या करना चाहता हूँ, किस प्रकार मैं आपको चित्र बताना चाहता हूँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूँगा, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने जब ये ध्यान से पढ़ा तो हम कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में फंसा सकता है। क्या फॉर्मेटिंग है कि अगर मैं बात करूँ बेटा समतल दर्पण की, ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूँ अवतल दर्पण की और यहाँ मैं बात करूँ उत्तल दर्पण की, तो ध्यान से समझना, समतल दर्पण में सदैव जो प्रतिबिंब होता है आकार में वो सदैव कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। और अगर उसकी प्रकृति की मैं बात करूं तो प्रकृति सदैव कैसी होगी, आभासी और सीधा। डन। उसी प्रकार उत्तल में आपने देखा दोनों ही कंडीशंस में आकार छोटा था, इसका मतलब ये सदैव प्रतिबिंब कैसा बनाता है, छोटा, और साथ में ये कैसा बनाता है, आभासी और सीधा। डन। अब बात करें अगर अवतल की, तो बेटा अवतल ऑलराउंडर है। आपने देखा स्टार्टिंग में इसने छोटा प्रतिबिंब बनाया था, अनंत का एफ पे बनवाया था, उसके बाद इसने बराबर भी बनवाया था, कैसे, सी का सी पे बनवाया था, और उसके बाद इसने बड़ा भी बनवाया था, जैसे एफ का अनंत पे बनवाया था। तो ये छोटा, बराबर और बड़ा हर प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। साथ ही ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा, तथा इसके साथ ये आभासी और सीधा भी बनाता है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने कहा था लास्ट वाला जो इमेज हमारी बनी थी वो आभासी और सीधा बनी थी, उससे पहले जितनी भी इमेज बनी थी वो कैसी बनी थी, वास्तविक और उल्टा। अब बेटा यहां से देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, ऐसा दर्पण जो सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सदैव छोटा, ये सदैव छोटा नहीं बनाता, ये कभी बड़ा कभी छोटा कभी बराबर बनाता है, सदैव छोटा बनाता है तो उत्तल दर्पण। सदैव आभासी और सीधा बनाता है तो बेटा समतल और उत्तल, दोनों ऑप्शन में नहीं है तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, समतल। मान लीजिए दोनों अलग अलग ऑप्शन में आए तब आप प्रायोरिटी किसको दोगे, समतल को, वरना दोनों। तीसरा सवाल, जो केवल वास्तविक और उल्टा बना सकता है, भाई इन दोनों को तो बनाया नहीं जा सकता, तो कौन सा हो जाएगा, अवतल। इनमें से बड़ा प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब कौन बना सकता है, केवल और केवल अवतल दर्पण बना सकता है। क्लियर है बेटा जी बात। अब मैं समझूंगा आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो बस इसी के साथ ही खत्म करते हैं आज के वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।